अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 26वीं आइनी तरमीम तो मंजूर हो गई। हमने देखा, हमने सुना, ये शिक थी, ये नहीं थी, लेकिन इस सारी कहानी में एक इंतहाई गैर मामूली बात हुई है। और वो गैर मामूली बात ये है कि बावजूद इसके कि मौलाना ने हुकूमत को वोट दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना की फिर भी ममनून है। क्यों? ये तो उसके मिजाज का हिस्सा ही नहीं है। इसलिए कि कैसी खबर पता चली थी कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोते उड़ गए थे और इमरान खान और पार्टी ने कहा कि मौलाना के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। दौड़े दौड़े सारे मौलाना के पास पहुँचे, कहा कि मौलाना बचा लो, और मौलाना ने उन्हें एक बहुत खौफनाक अंजाम से बचा लिया। ये सारा क्या मामला है, इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा भी कुछ खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं जनाब। पार्लिमानी कमेटी जो है वो अब बन रही है जजेस की तैनाती के लिए और चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए। और उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि 18वीं तरमीम में जो कमेटी थी उसमें जो है वो नुमाइंदगी बराबर की सतह पर थी अपोजिशन और हुकूमत की, लेकिन इन तरमीम के बाद जो है वो नुमाइंदगी अब मुतनासब नुमाइंदगी के अतबार से होगी। जो अरकान होंगे इस कमेटी के मेंबर उसमें यह पता चला है जनाब कि ये तरीका कार तब्दील कर दिया गया है और अब हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदे यकसा नहीं होंगे और मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। और जजेस की इस सारे मामले के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, MQM और JUIF की नुमाइंदगी होगी। बाकी जो जमातें जो हैं वो छोटी हैं, इसलिए उनकी नुमाइंदगी नहीं होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि बतौर पार्टी मौजूद नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, तो लिहाजा उसकी भी नुमाइंदगी नहीं होगी। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आप PTI समझें। दूसरी बात यह है कि जनाब अब जो इसमें अब जो तरतीब बनती हुई नज़र आ रही है कि किस पार्टी के कितने मेंबर होंगे इस नए फार्मूले के तहत। तो जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो कौमी असम्बली से 3 और सेनेट से 1 रुकन होगा। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके कौमी असम्बली से 2 और सेनेट से 1 रुकन होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी कौमी असम्बली से 2 और सेनेट से 1 रुकन होगा। MQM का नेशनल असम्बली से 1 रुकन होगा और JUIF का सेनेट से 1 रुकन होगा। और इस पार्लिमानी कमेटी की तश्कील पर काम जारी है क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अगले 24 घंटों के अंदर इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस देनी है और अभी कमेटियां तश्कील होंगी। तश्कील देने के बाद फौरी बाद इजलास किए जाएंगे और कल इस वक्त तक इसका जैसे कहते हैं ना कोई कटी कटरा निकल आएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा, पता लग जाएगा कि जनाब किसके नाम की रिकमेंडेशन की जा रही है। लेकिन इस सारी कहानी के अंदर पोजीशन जो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने नामों का ऐलान कर दिया। फारूक नाइक साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं और एक गालबन शहरी रहमान साहब हैं। उनका मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन बाकी 2 का मुझे कन्फर्म है। मुस्लिम लीग नून से अभी तक आज़म नज़ीर तार साहब का नाम है, ये मुझे पता चला बस कमेटी के रुकन होंगे। अलबत्ता वो पार्टी जिसने जो इस तरमीम को मानती नहीं और वो कहती है कि जी ये सारा तो मुल्क तबाह हो गया, सिस्टम तबाह हो गया, उन्होंने सबसे पहले अपने नाम दे दिए। और मैंने वो दिन वाले व्लॉग में कहा था ना कि मुनाफिकत और PTI ना करे, ये तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने जनाब ये किया है कि नाम दे दिए हैं। उन्होंने नेशनल असम्बली से बैरिस्टर गोहर और हामिद रज़ा के नाम दिए हैं और सेनेट से जो हैं सेनेटर अली ज़फ़र, उनका नाम दिया पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए। तो ये जनाब सूरत हाल है। और अगली अगर हम ख़बर की तरफ चलें तो अब चीफ जस्टिस की तैनाती होगी। जो ये कमेटी नाम देगी 3 जजेस में से किसी एक को रिकमेंड करेगी। अब कहा जा रहा है कि जी ये एक क्या सराई भी है और तज्जिया भी लोगों का कि जी जो पहले दोनों बंदे हैं मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इनके नाम शायद ना रिकमेंड हो सकें और नाम रिकमेंड हो। एक पार्टी वैसे बीच में से कर रही है कि जी शायद वो रिकमेंड हो जाएं, लेकिन मंसूर अली शाह साहब, लेकिन हमारे ज़राए इस चीज़ की तस्दीक नहीं कर रहे। और ज़्यादा इम्कान ये है कि जस्टिस याजा अफरीदी का नाम होगा, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि अगर जस्टिस याजा अफरीदी साहब माजत कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी मेरा नाम ना डालें इसमें, तो फिर जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो उनके बाद नेक्स्ट सीनियर मोस्ट हैं, उनका नाम इस कमेटी में आएगा। तो ये अब सूरत हाल सारी बन रही है। लेकिन इस दौरान वो कहते हैं ना कि कटा खोलने में कोई देर लगती है भाई। तो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब लॉन्ग मार्चों वाले और इस्लामाबाद पर हमलों वाले और लाहौर पर हमले वाले और जनाब पठानों की फ़ोर्स लेकर आने वाले और फिर इधर गाड़ियाँ छोड़कर फरार होकर रातों रात जो है वो मरगला की पहाड़ियाँ चढ़ कर 12 अजला फिर कर
पेशावर असम्बली में पहुँच के जनाब, और वहाँ पे बैठ के IG इस्लाम आबाद को ललकारने वाले को, ये खड़ा है तुम्हारा बाप, इस तरह की बातें करने वाले गंडापुर साहब ने जनाब नई बड़क लगा दी है। उन्होंने फरमाया कि जनाब कल सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस का नाम आना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं करूँगा एहतजाज, निकलूँगा और जो है फिर मैं फिर एक मार्च लेके निकलूँगा और सारे लोग अब तैयारियां पकड़ लें। हम अली अमीन गंडापुर साहब को इस किस्म के ऐलान करके जो है वो आवाम को मुफ्त में तफरी फराम करने पर खराज तहसीन पेश करते हैं, और उम्मीद है कि वो अब पुरानी जो फिल्में चलाते रहे हैं, वो जिस तरह फिल्में डब्बा बंद हो गई, डब्बे में चली गई, उनकी ये फिल्म भी हमें डब्बे में जाती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल जी, गंडापुर साहब में हो सकता है वो कोई एहतजाज के मामले में सीरियस ही हो जाएं। बहरहाल जी, दूसरे फिर जनाब अपने हामिद खान साहब, मैंने आपसे अर्ज़ की ना कि बड़ा उनका नाम था, लोग भी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे दलिया के अंदर उनकी, लेकिन वो PTI को जब से प्यारे हुए उसके बाद से फिर वो उन्होंने भी जो नहीं वो क्या चीज़ कहते हैं, हर चीज़ उतार के सामने रख देने का, जी ऐसी की तैसी। ये कैसे हो सकता है कि बंदा PTI में रहे और फिर वो जो है वो बड़ा सुलझा हुआ रह जाए, ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो वो भी नहीं, वो उनके साथ भी ये मामला हुआ। अभी हामिद खान साहब जो है ना, वो अब आपको पता है बड़ी बड़के लगा रहे हैं कि जनाब अब हम वकला तहरीक शुरू करेंगे, क्योंकि तलबा तहरीक भी उन्होंने चला ली और अवामी तहरीकें भी उन्होंने चला ली, और अब एक बार फिर वकला तहरीक, वैसे जब से ये हुकूमत आई है कुछ 5-6 मरतबा ये वकला तहरीक चलाने की पहले भी कोशिश कर चुके हैं, बात बनी नहीं। अच्छा, अब इन सब ये ना बड़े दूसरों को देख के ना वो कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। तो वो पहले बांग्लादेश से तलबा निकले, उन्होंने तलबा को उकसाने की कोशिश की, इमरान खान को जहर दे देंगे, मार दिया है, कत्ल कर दिया, ये कर दिया, बुशरा बीबी को जहर दे दिया, कोई नहीं बाहर निकला, अपनी पार्टी तो कई बार नहीं निकली। और पिछली जो उनकी लास्ट जुमे की एहतजाज की कॉल थी उसमें तो खैबर पख्तूनख्वा से भी एक बंदा रोड पर नहीं निकला। आप इस पार्टी की हालत ये देखें कि मुझे आज भी पार्लियामेंट के अंदर से बहुत सीनियर लोग जो हैं, जो तजियाकार हैं, वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा इंतकाल हो चुका है, बस अब उसकी तदफीन ही बाकी है। वो इतनी मरी मुकी हुई पार्टी बन गई हुई है। तो उस मरी हुई मुकी हुई पार्टी में जान डालने की कोशिश करेंगे हामिद खान साहब, इसलिए कि उनका वकला के अंदर एक बड़ा ग्रुप है। लेकिन क्या उनकी वकला की तहरीक कामयाब हो सकेगी? इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? मैं आपको 2 बड़ी वजूहत बता देता हूँ। एक वजह तो ये है कि हामिद खान साहब का ग्रुप एक तगड़ा ग्रुप है वकला बरादरी के अंदर, लेकिन 2007 की तरह वाला मामला नहीं है कि जनाब जिसमें पूरे पाकिस्तान की तमाम छोटी बड़ी बार एसोसिएशंस, सूबाई बार काउंसिलें, इस्लामाबाद की बार एसोसिएशंस, हाई कोर्ट की एसोसिएशंस और काउंसिलें, और जो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये सब लोग एक प्लेटफार्म पे मुत्तहिद थे। यहाँ पे अमलन सूरत हाल ये है कि हामिद खान साहब का एक ग्रुप ज़रूर है और वो अच्छा खासा ग्रुप है, लेकिन उसमें 2 प्रॉब्लम है। एक तो जो इनका मुखालिफ ग्रुप है जिसको आसमा जहांगीर ग्रुप कहते हैं, वो ग्रुप ज़्यादा तगड़ा है और ज़्यादातर बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स में उस ग्रुप का असर रसूख ज़्यादा है, और उस ग्रुप को में जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून है उनका असर रसूख बहुत ज़्यादा है। लिहाजा उस ग्रुप की तरफ से तो आप यानी कि निसफ से आप 60-70% वकला तो आप इधर से साइड पर कर दें। अब जो बाकी रह गए हैं वो पहले भी ट्राइयाँ कर चुके हैं। अभी इमरान खान साहब जब जेल में थे तो 2-4 दफ़ा मतलब वो पुराना वो गेयर में आने की कोशिश की जनाब एतजाज़ हसन ने और लतीफ़ खोसर साहब ने भी बड़ी कालें इशारे दी, लेकिन 15, 16, 18, 20 वकीलों से ज़्यादा वो नहीं निकाल सके। तो अब देखते हैं, हामिद खान साहब कहते हैं जी मैं अब वकला तहरीक चलाऊँगा, तो हमने कहा जी देख लेते हैं। दूसरी बड़ी वजह कौन सी है कि ये कामयाब नहीं हो सकेगी? उस वक़्त सिचुएशन ये थी कि अगरचे के मुल्क में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, लेकिन उस वक़्त DG/ISI थे जनरल इशफाक परवेज़ कियानी, और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इस वकला तहरीक को पूरी की पूरी सपोर्ट कर रहे थे। और आप देखें कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ वो तहरीक थी, लेकिन पाकिस्तान के तमाम TV चैनलों के कैमरे 24 घंटे वकला तहरीक के ऊपर होते थे। अगर उनके साथ सिर्फ 40-50 वकील हैं और इर्द गिर्द कोई एक बंदे का पुत्र भी नहीं, तो तमाम के तमाम कैमरे उस 40-50 वकीलों के सेंटर की तरफ होते थे। हमने उसको बतौर रिपोर्टर कवर किया, हमें सारा मामले का पता है। तो वो जगह जगह पे उनके फैसिलिटेशंस भी होती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं हुए थे। ये भी बात ध्यान में रखें। वकला तहरीक जो है वो जज बहाल कराने में कामयाब नहीं हुई थी। वो कामयाब उस दिन हुए थे जिस दिन नवाज़ शरीफ निकला था लाहौर से, और जब नवाज़ शरीफ अपने घर से निकला था तो उसके साथ 7 या 8 लोग थे। वो पुलिस का पहरा तोड़ के निकला था
نظر بند تھے وہ وہاں پر، لیکن وہ جب راوی کے پل تک پہنچے تھے تو 10 لاکھ بندہ ان کے ساتھ تھا، اور لاہور سے لے کر اسلام آباد تک ساری رکاوٹیں اور وہ جو ہیں وہ کنٹینر اٹھا کے لوگوں نے سائڈ پہ کر دیے تھے. تو اسی وجہ سے وہ جب اتنا بڑا ریلا لے کر نکلے تو گجرانوالہ پہنچے، تو اس کے بعد ان کو کہا آگے کہ جی وہ ہو گیا جناب، بحال کر دیا ہم نے، آپ واپس چلے جائیں. تو وہ واپس چلے گئے، اگرچہ کہ اس وقت گورنر راج تھا صوبے میں، انہوں نے کہا یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی کی حکومت بحال کرو، گورنر راج لگا ہوا ہے تو وہ بھی وہ کروا سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، واپس چلے گئے. اگرچہ انہیں نقل پھر وہ عمران خان صاحب نے کوشش کی، 1-2 دفعہ لانگ مارچ لے کر آئے اور کئی گھنٹے وہ گجرانوالہ میں رکے رہے کہ مجھے کوئی کال آ جائے، لیکن کوئی نہیں آئی. تو سچویشن یہ ہے کہ یہ بات ہے، اس وقت کی طرح کی سیاسی سپورٹ بھی اس کو نہیں ہے. پی ٹی آئی اکیلی ہے، پی ٹی آئی کی تو اپنی پوزیشن میں حالت بہت پتلی ہے. انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سپورٹ ان کو کوئی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ان کو کوئی نہیں ہے، 70% وکیل ان کے ساتھ نہیں ہے، بارز نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ بھی باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں. تو حامد نویر صاحب ایک ٹرائی مارنا چاہتے ہیں، تو ست بسم اللہ. ویسے میرے خیال میں یہ جو ترامیم ہوئی ہیں اور یہ سارا کچھ ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف جس کے اوپر وکلاء کا کنٹرول تھا کمپلیٹ، میرا خیال ہے اب اس وکلاء کا کنٹرول ختم ہونے کا وقت آ گیا. میرا خیال ہے اس میں جو سیاسی عنصر ہیں شاید وہ دوبارہ اپنا کنٹرول حاصل کر لیں گے. وکلاء کا دور اب پی ٹی آئی کے اندر سے ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اچھا جی، اب خبر پہ آتے ہیں ہم مولانا فضل الرحمان صاحب والی. یہ دیکھیں آپ، پاکستان تحریک انصاف کے مزاج میں نہیں ہے کسی کا احسان مانا، احسان فرموشی کرتے ہیں یہ. اور جس عمران خان صاحب کی تو جس نے بندے نے اس کے ساتھ نیکی کی، انہوں نے اس کو ڈھنگ ضرور مارا. تو وہ مولانا جس کو جناب یہ اتنا برا بلا کہتے تھے، وہ آپ حکومت کے ساتھ نہیں گئے ترمیم میں، لیکن مولانا آخری وقت پہ حکومت کے ساتھ جا کے انہوں نے ترمیمیں پاس کرا دی. اس کے باوجود مولانا کے شکر گزار ہیں عمران خان صاحب بھی اور پی ٹی آئی بھی. پوچھیں کیوں؟ بتاتا ہوں. ہوا یہ ہے کہ جو 56 ترامیم تجویز کی گئی تھی حکومت کی طرف سے، ان میں جو انتہائی خطرناک جو تھی نا تجویز، وہ ترامیم، وہ 2 تھیں. لیکن یہ سارا رولہ ایک ترمیم کا ہے، وہ دوسری والی بھی میں آپ کو بتاؤں گا. وہ یہ تھی کہ ملٹری کورٹس والی، سویلینز کی ٹرائل والی. اب جناب جب ان کو یہ پتہ چلا، یہ مذاکرات شاید ناکام ہو گئے، انہوں نے مولانا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا پی ٹی آئی والوں نے، تو عین اس وقت ان کو کہیں سے بھی کوئی ایسا پیغام آیا، ان کی اپنی پارٹی کے کسی ویل وشر نے دیا ہوگا کہ جناب یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ آپ مولانا کو چھوڑ کے آگے ہیں اور مولانا آپ حکومت کے ساتھ چلے جائیں تو آپ کو فرق نہیں پڑتا، یا اگر آپ مولانا آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو حکومت کر لے ترمیم میں. انہوں نے کہا نہیں جناب، مولانا کو بھی آپ کو بھیجنا پڑے گا کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد بھی آپ کو مولانا کو پکڑ کے رکھنا پڑے گا. وہ کیوں؟ ان کا بھائی صاحب اگر ملٹری کورٹس بن گئی تو عمران خان کو ہو جائے گی پھانسی، یا منیمم سزا ہو جائے گی عمر قید. تو دیکھ لیں، آپ اپنا فیصلہ کر لیں. اچھا جب یہ سننا تھا تو بیرسٹر گور اور پی ٹی آئی کے سارے لوگوں کو طوطے اڑ گئے. ان کا یہ کیا ہو گیا؟ اس کے بعد پتہ چلا جناب گوہر صاحب جو ہیں وہ بھاگ مولانا صاحب کے پیچھے. تو انہوں نے کہا مولانا صاحب بچا لیں، ہمارے لیڈر کو بچا لیں. وہ پھانسی لگانے لگے ہمارے لیڈر کو. اچھا مولانا صاحب نے کہا اچھا بھائی. انہوں نے 73 کے آئین کے تناظر میں دیکھا سارا معاملہ. خیر اس کے بعد مولانا صاحب بیچ میں پڑے اور مولانا صاحب نے حکومت کو کہا نہیں جی میں تو آپ کی طرف آ رہا ہوں، ورنہ ہو سکتا ہے مولانا صاحب نہ آتے ان کے ساتھ، کیونکہ ان کو پی ٹی آئی ذرا پیاری ہو گئی تھی. اچھا اب وہ آ گئے تو 2 جو ہے وہ فائدے ہوئے پی ٹی آئی کو. ایک فائدہ تو ان کو یہ ہوا کہ وہ فوجی عدالتیں نہیں بنی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی روٹیشن والی تجویز تھی وہ بھی نکل گئی کہ وہ ججز ابھی بھی وہیں پہ رہیں گے. لیکن اس کے آگے سے پھر 2 پہلو ہیں. اچھا وہ ہو گئی ترمیم، تو اب الکیر کی ہم نے دیکھا ہوگا کہ مولانا صاحب کی ٹرولنگ دوبارہ سٹارٹ کی ہے پی ٹی آئی والوں نے، لیکن یہ نہیں کریں گے زیادہ ٹرولنگ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ یہ سوچیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو ایک طرف کہ جی ان کا کام نکل جائے، اس کے بعد یہ احسان فراموشی کرتے ہیں، تو پھر اب تو وہ کام نکل گیا. اب وہ مولانا صاحب کو کیوں پکڑ کے رکھیں گے؟ اس لیے کہ 2/3 اکثریت تو ہے حکومت کے پاس. تو حکومت اگر مولانا صاحب کو اگر پی ٹی آئی نہیں پکڑ کے رکھتی، مولانا صاحب کے سامنے اپنے ان کے قدموں میں نہیں پڑی رہتی، عمران خان صاحب بھی اور پی ٹی آئی بھی دونوں، یہ وہی مولانا صاحب ہیں جن کو یہ مطلب گالم گلوچ تک جاتے تھے، اسی مولانا کے قدموں میں مستقل پڑے رہنے میں ان کی عافیت ہے، اسی میں عمران خان کی جان بچتی ہے. وہ کیسے؟ ایسے کہ ٹھیک ہے 2/3 اکثریت ہے، وہ پھر ترمیم کر لیں گے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اجلاس ہی بلانا ہے نا، بندے تو ان کے پاس پورے ہیں. تو اس لیے مولانا صاحب کے نہ صرف وہ شکر گزار ہیں بلکہ آگے بھی مستقل بنیادوں پر شکر گزار رہنا ان کی باقاعدہ مجبوری بن چکی ہے.
پہلی بات. دوسری بات جو اسلام آباد ہائی کورٹ والا معاملہ ہے نا، یہ ٹھیک ہے کہ یہ تو بچت کر لی انہوں نے کہ جناب یہ جو ہے وہ 7 جج یہی رہیں گے اور یہ کسی روٹیشن جائیں گے. ساتوں کے ساتوں ماشاء اللہ عمران دارو کی ان کی داستانیں تو گلی محلوں میں مشہور ہیں. تو پھر یہ کیوں ہوا؟ تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ عمران خان صاحب کی سپورٹ تو ساری موجود ہے جو ان کو انڈیو فیورز دلواتے ہیں. اس کے بیچ میں بھی ایک پہلو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان ترامیم میں ٹھیک ہے کہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہیں وہ ججز کی روٹیشن ہوگی، لیکن اس میں یہ موجود ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کی پرفارمنس پہ چیک رکھے گی پارلیمانی کمیٹی اور وہ ان کو پوچھ سکتی ہے. تو یہ اب ایک چیک ان کے اوپر آگے. پہلے ان چیک جو تھے نا، یہ بالکل موجے اڑا رہے تھے، جو دل کرتے قائن قانون کو ہوا میں اڑا رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں سی جناب. تو اب وہ موجیں ختم ہو گئی ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے. اب انشاءاللہ اس پہ جو مزید ڈیولپمنٹس ہوگی انشاءاللہ کل کے ولاگز میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.